वो मोहम्मद सईद साहब नोटबुक लेकर है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की चीजें तो लिखना बहुत जरूरी है, एक नोटबुक जरूर रख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हम बताने वाले हैं, देखिए देखिए, किताबों में एक तो ये चीजें मिलेगी नहीं, दूसरी बात मिल भी जाए कहीं ढूंढ ढांड कर तो उसकी जो लॉजिस्टिक एप्लीकेशंस है वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आज सभी लोगों के अपने अपने नोटबुक्स जरूर तैयार रखिएगा। नमस्ते राहुल सर, सागिर गुड सर। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते। मैं क्लिनिक में बैठा था, अभी जस्ट फ्री हुआ तो मैं बोला कि चलो सर से लेक्चर कर रहे हो तो सर। हाँ। अलादीन सर, शुरू करना है या 5 मिनट रुकना है? हाँ नहीं, स्टार्ट किया जाए। 50 हाफ सेंचुरी हो गया, स्टार्ट कर दी। जी जी जी। नमस्कार फिर एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। सभी यूनानी आयुर्वेदिक एलोपैथी डॉक्टर्स, आप लोगों के लिए ये अलग मेजबानी है नॉलेज की, जिसमें मॉलिक्यूलर डेप्थ में जाकर हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स काम करते हैं और उनकी क्या नजाकत होती है। तो आज जैसे हमने आपको पिछली बार बोला था कि पीसीओएस से रिलेटेड बात करते हुए हम लोग जरूर बात करेंगे प्रोटीन्स पर। और ये प्रोटीन्स पर जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये एक अपने में एक तजुर्बा रहेगा जो आपको बहुत छोटी, इम्पोर्टेंट और नजदीकियों से जिसका अनुभव लेना चाहिए ऐसी चीजें आपको बताएगा। पीसीओएस के बारे में हम लोग देख रहे थे भाई कि पीसीओएस क्या है, तो खूब आवाज है तो जस्ट आई एम सॉरी। पीसीओएस के कई सारे दौर हम लोगों ने देखे हैं, और ये कई दौरों से जाते हुए हमने देखा है कि पीसीओएस का बहुत घना संबंध है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, मेलाटोनिन के साथ, सेरोटोनिन के साथ, ट्रिप्टोफैन के साथ। और यही बात है कि जब पूरी दुनिया केवल और केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बात करती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यार, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस तो एक छोटा सा कारण है, इसके साथ में हम लोगों को जोड़ कर रखने वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बाद, जैसे हम इन्फ्लेमेशन तो अलग से बात करेंगे हम इस विषय पर, आज हमने जो तय किया था, पिछले बार आपको बताया था, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ में प्रोटीन्स किस तरह से काम करते हैं, इस विषय पर हम लोगों को आज बात करनी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री समझिए तो इसको लेकर प्रोटीन्स के अंदर जाते हैं। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हजम हो जाता है हमारे पेट के अंदर, और ये जो कुछ भी हमारे पेट के अंदर हजम होता है यानी क्या होता है? डाइजेस्ट हो गया आप कहेंगे, यानी क्या हुआ भाई? तो हमने तो खाए प्रोटीन्स, हमने तो खाए कार्बोहाइड्रेट्स, या हमने तो खाए फैट्स, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ गए। लेकिन ये मेजर चीजें जो खाई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स,
इन चीजों को खाने के बाद उनका विघटन हुआ, उनका डाइजेशन हुआ, इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूलर टुकड़े तैयार हो गए। यानी आपने जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए उनसे बना ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब हुआ। चाहे आप चावल खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, चाहे डायरेक्टली आप शुगर खा लीजिए, चाहे आप ग्लूकोज ले लीजिए, इन सब चीजों का आपके पेट के अंदर परिवर्तन होगा ग्लूकोज के अंदर, और ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब होगा आपके शरीर के अंदर। और पूरा खेल यार यहीं पे है, आपके शरीर का, आपके एजिंग का, आपकी जवानी का, आपके डायबिटीज का, आपके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का, इन सब चीजों का खेल वहीं पर है कि आप जब कुछ खाते हैं तो वो परिवर्तित होता है ग्लूकोज के अंदर, और ये ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है आपके शरीर के अंदर। फिर आप प्रोटीन्स खाते हैं तो उनका डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स में, और ये अमाइनो एसिड्स एब्सॉर्ब होते हैं आपके खून के अंदर। और जब आप तेल, घी, फैट्स, बटर, चीज, ये चीजें खाते हैं तो उसमें से आपके शरीर को मिलते हैं कुछ फैटी एसिड्स, कुछ लॉन्ग चेन, कुछ शॉर्ट चेन, कुछ मीडियम चेन। देखिए कुल मिलाकर बस भाई 5 चीजें मेगा न्यूट्रिशन के तौर पर आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है। कार्बोहाइड्रेट्स परिवर्तित होते हैं ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन्स परिवर्तित होते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर, और आपके फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स के अंदर, जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। बस 5 ही चीजें तो मेन एब्जॉर्ब हो रही है। और यहीं पर कमाल है कि ये चीजें खाने के बाद इनको अब एक छोटा सा साइकिल, जो कि आपको पता है लेकिन मैं उसको थोड़े से अलग अंदाज के साथ बताता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। आपने जब डाइजेशन की बात की तो डाइजेशन के बाद आपने बात की एब्जॉर्प्शन की। आया तो मुंह से, गया तो पेट में, पेट से गया आंतों के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद डाइजेशन हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हुए, इन ग्लूकोज रिलीज हुआ, प्रोटीन्स ब्रेक हुए, अमाइनो एसिड्स रिलीज हुए, फैट्स डाइजेस्ट हुए, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन एंड स्मॉल चेन फैटी एसिड्स रिलीज हुए। और ये आपके खाने से क्या क्या मेनली एब्जॉर्ब हुआ, 6 चीजें, 4 तो फैट से आती है, तीन प्रकार के फैटी एसिड्स और एक आपका कोलेस्टेरॉल, ये आ गए फैट से। प्रोटीन्स के बन गए अमाइनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के बन गए ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और कोलेस्टेरॉल ये एब्जॉर्ब हुआ आपके इंटेस्टाइन्स के जरिए। भाई अब सही में मजा आया, एब्जॉर्ब हुआ यानी गया कहां पर? तो आंतों से एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ और गया खून के अंदर। सब जितना ग्लूकोज, जितने अमाइनो एसिड्स, जितने फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हुए, ये सब खून में एब्जॉर्ब हुए, और खून में एब्जॉर्ब होने के बाद इनको लेकर गए लीवर में। आप बोलोगे यार हम लोग सब डॉक्टर है, ये छोटी छोटी चीजें क्या बताने की चीज है? भाई जिस लिए बता रहा हूं उसको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि हम क्यों बात कर रहे हैं इस विषय पर। ये चीजें जब एब्जॉर्ब हुई तो प्रॉपरली समझो, जो कुछ खाया वो डाइजेस्ट किया, जो डाइजेस्ट किया वो एब्जॉर्ब किया, और जो एब्जॉर्ब किया वो पूरा खून के अंदर गया। और इसीलिए
ध्यान से सुनो, आप क्या खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, भात, चावल, आलू, साबूदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, शहद, गुड़, बेकरी के पदार्थ, मैदा, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जहां मिलते हैं, ये खाने के बाद आपको सुस्ती आ जाती है। ओ वाह, बढ़िया मिठाइयां खाई, शुगर खाई, खाने में 8-10 गुलाब जामुन दबा दिया और क्या हुआ, तो जबरदस्त नींद आने लगी। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है आपके मील में, प्रोटीन ज्यादा है और फैट्स थोड़े ज्यादा है, तो वो नींद नहीं आएगी। नींद तब आती है जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आप, और ये कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होकर जब ग्लूकोज आ जाता है, इस ग्लूकोज को अब क्या किया जाए। डायबिटीज की बात करते हुए, अरे ये जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ ना आपके खून के अंदर, ये अब जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना सेल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन आप जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उतनी आपको नींद जरूर आएगी, सुस्ती आएगी, क्योंकि अब ब्लड सप्लाई आपके इंटेस्टाइन्स की तरफ बढ़ता है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको खून में लाने के लिए। कहां से बढ़ेगा, कुछ रिजर्वायर तो है नहीं, कुछ शरीर में एक डैम वैम नहीं है जहां पर ये ब्लड जमा करके रखा हुआ हो और कुछ खाते ही वो रिलीज हो और वहां से आए। अरे तब कॉम्प्रोमाइज करना होता है ब्रेन के साथ। शरीर कॉम्प्रोमाइज करता है ब्रेन के साथ, तब कहीं जाकर ब्रेन की तरफ होने वाला ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम कर दिया जाता है और पेट की तरफ, आंतों की तरफ होने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाता है। अब जब ब्रेन की तरफ होने वाला ब्लड सप्लाई कम होने लगा, तो आपके सेरिब्रम में, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगा और इसलिए आपको जम्हाइयां आने लगी, यॉर्निंग शुरू हो गया। ये यॉर्निंग क्यों शुरू हुआ, तो भाई ध्यान से सुनना, ये यॉर्निंग इसलिए शुरू हुआ कि आपके ब्रेन को जाने वाला जो ऑक्सीजन था वो कम हो गया और आपके पेट के तरफ होने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ गया। आपके इंटेस्टाइन्स, आपका स्टमक, इनको होने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ गया। जब आपने हेवी कार्बोहाइड्रेट मील खाया, भात, बटाटा, साबूदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, गुड़, शहद, मैदा, बेकरी के पदार्थ और दूध के पदार्थ, ऐसी चीजें जब आप खाते हैं, मीठी मीठी चीजें, तो यार सॉलिड ग्लूकोज बना आपके पेट के अंदर और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रेन के तरफ होने वाला ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया। आपके इंटेस्टाइन्स और स्टमक की तरफ का ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया गया, इसलिए आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, आपको जम्हाइयां आने लगी, आप यौन करने लगे। नींद आने जैसी परिस्थिति आपको लग रही है, लेकिन नींद नहीं आई है भाई, सुस्ती आ गई है। नींद और सुस्ती में कंफ्यूजन मत रखना। ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन कम हो जाए तो सुस्ती आ जाती है और आप थकते हैं, अंधेरा कर देते हैं तो आपको नींद आती है। ये सुस्ती और नींद में बहुत अंतर है। नहीं तो जिन औरतों को नींद ही नहीं आ रही, उनको तो यारा मीठे मीठे पदार्थ खिला दो तो बढ़िया, रोज 2 रात में 10-12 गुलाब जामुन खिला दो तो क्या नींद नहीं आएगी रे? नींद नहीं आती है। इट्स नॉट स्लीप, ये सुस्ती है, क्योंकि आपके ब्रेन की तरफ का ऑक्सीजन कम हो गया।
हाइपॉक्सिया जितनी सीवियर कंडीशन तो नहीं हुई, लेकिन ऑक्सीजन कम हुआ, आप यौन करने लगे, ब्लड सप्लाई आपके इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ गया, और ये सब होते हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज घटित हुई, आपके पैनक्रियाज ने बहुत सारा इंसुलिन रिलीज कर दिया। अब देखिए साइकिल कितना सुंदर है, जो ग्लूकोज आपके खून में एब्जॉर्ब हो गया, इस ग्लूकोज को इंसुलिन ने ट्रांसफर कर दिया सेल्स के अंदर। कब? तो भाई ये जो एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, ये डायरेक्टली सेल्स में कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले जितना ग्लूकोज या जो कुछ भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये इंटेस्टाइन से, स्टमक से डायरेक्टली लेकर जाएंगे लीवर की तरफ, और इस लीवर में पहला चेकिंग होगा कि साला कुछ गंदा तो नहीं है इसके अंदर, इंप्यूरिटीज तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। साफ ही लिखते हो ना, बोले खून में खराबी आ गई, तो भाई लीवर खराब हो गया क्या? अगर खून में इम्प्यूरिटीज जिसको आप कहते हैं ये आ गई, तो लीवर सो गया था क्या भाई आपका? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज बढ़ जाए वो डिसीज्ड कंडीशन है। रोज के लाइफ में आपके ब्लड में इम्प्यूरिटीज नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपने जो भी खाया वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद पहले तो गया आपके लीवर के अंदर, और लीवर में जाकर ये जो एक्सेस ग्लूकोज था, पहले तो इससे लीवर का ग्लाइकोजन बन गया, स्टोर कर डाला उसको, लेकिन बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी के रूप में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो आपके शरीर में जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को ब्लड से उठाते हैं और शरीर के सेल्स के अंदर डाल देते हैं। तभी तो नॉर्मली जब आपने खाना खाया शुगर बढ़ गई आपके ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ गया, और ग्लूकोज बढ़ने के बाद क्या हुआ, तो घंटे 2 घंटे में आगे इंसुलिन ने अपना काम कर दिया। एक्सेस जितना ग्लूकोज था ये पूरा का पूरा आपके शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर चला गया। भाई ब्लड ग्लूकोज के अंदर के आपकी ग्लूकोज लेवल कम होने लगी, मेंटेन होने लगी, क्योंकि इंसुलिन ने अपना कार्य कर दिया, और ये एक्सेस ग्लूकोज जितना था आपके शरीर के अंदर वो चला गया सेल्स के अंदर। लेकिन यहां पर तो हम पीसीओएस की बात जब करते हैं तो भाइयों समझ लेना कि इस इंसुलिन को तो रेजिस्टेंस है, परिणाम स्वरूप ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। ये इंसुलिन के जरिए ये खून के अंदर का जो एक्सेस ग्लूकोज है ये सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, परिणाम स्वरूप वो वहीं पे जमा हुआ है। और जब जैसे जैसे उसका प्रमाण बढ़ने लगा, और बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उनको स्टिम्युलेट कर दिया गया, और ज्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगा, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगी, ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन इंसुलिन भी ज्यादा है, ग्लूकोज भी ज्यादा है। ग्लूकोज की कमी नहीं है, ज्यादा ही है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़ा हुआ है, वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है। इस कंडीशन को आप डायबिटीज कहते हैं। तो ये तो निमित्त मात्र हो गया भाई, पूरा कहाँ कुछ हुआ रे, बस शुगर तो बढ़ी। हाँ, इसी से तो परेशानी है कि शुगर बढ़ गई, और शुगर बढ़ गई तो आपके ब्लड के अंदर चाशनी हो गई तैयार, जलेबी बना डालना। 400 450 शुगर तो 500 शुगर तो मीठा खून। और जब ऐसी कंडीशन आती है जहां पर
ग्लूकोज भी बढ़ता है, इंसुलिन भी बढ़ता है, तब उसको डायबिटीज कहते हैं। लेकिन ये सब घटित होता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। और इन सब प्रोसेसेस में आपके शरीर में क्या बढ़ता है? 3 चीजें बढ़ती है भाई, ध्यान से सुनना, कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के बाद आपके शरीर में 3 चीजें बढ़ती है। एक, आपके खून में ग्लूकोज बढ़ता है। दूसरा, आपके खून में इंसुलिन बढ़ता है। और तीसरा, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। बहुत खूब बात, मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस का चार्ट बना लीजिए। 3 चीजें होगी, एक ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज भी बढ़ेगा, इंसुलिन भी बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन पर एक अलग क्लास लेंगे, लेकिन भाइयों एक बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, जितना ज्यादा मीठा खाओगे, जितने हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, उतना इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा, ग्लूकोज भी बढ़ेगा, इंसुलिन भी बढ़ेगा। क्योंकि खाने की चीजों से परहेज करना पड़ता है भाई, तो ग्लूकोज बढ़ने लगता है। तो ग्लूकोज बढ़ने के बाद आपके शरीर में इंसुलिन भी बढ़ता है। और ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ जितने मीठे पदार्थ, भात, बटाटा, साबूदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, गुड़, शहद, मैदा, बेकरी के पदार्थ, दूध के पदार्थ, भाइयों जब हम खाते हैं, इन सब चीजों का परिवर्तन होता है ग्लूकोज के अंदर, जिससे ग्लूकोज भी बढ़ता है, इंसुलिन भी बढ़ता है, और हमारे शरीर का इन्फ्लेमेशन भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इन्फ्लेमेशन की बात जब करते हैं तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर तो कंटिन्यूस चल रहा है कि शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो वजन बढ़ा, वजन बढ़ा तो पीसीओएस बढ़ा। भाई ये सब कोरिलेशन तो है जरूर, लेकिन इसके साथ में और एक बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया है इस चीज का कि इन्फ्लेमेशन कैसे कम कर दिया जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लोगे, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल दोगे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, या निमेसुलाइड, आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, अरे क्या क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे क्या इन्फ्लेमेशन कम करने? नहीं, यहीं पर तो सबसे बड़ी बात है। और आज के इस विषय को शुरुआत करते इसी से कि जब आप शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करने की बात करते हैं, तो भाइयों केवल वजन कम करने के लिए मीठा कम नहीं खाना है, केवल पीसीओएस कम करने के लिए मीठा कम नहीं खाना है, तो शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इन 10 चीजों को कम कर देना है। मेडिकल प्रैक्टिस में एक बात को जरूर ध्यान से सुनना कि जितने आपके पास पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो या किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, किसी भी बीमारी के कारण अगर किसी के शरीर में है, तो ध्यान में रखना, जितना मीठा खिलाओगे, जितना आप उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खिलाओगे, उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन उनके शरीर के अंदर बढ़ने लगेगा, उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन अगर कंट्रोल करना है, पूरा ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग डॉक्टर्स हैं, कि अरे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं से ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम कर सकती है, और उसको कहते हैं प्रोटीन। चौंक गए ना? अरे आज इतनी सारी कहानी आपको इसलिए बताई कि इस कहानी के पीछे आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थ जितने खाओगे, जितना आपके खून के अंदर का ग्लूकोज बढ़ेगा, जितना खून के अंदर का आपका
इंसुलिन बढ़ेगा उतना आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा, और ये इन्फ्लेमेशन कम करना है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कुछ भी नहीं चलेगा। आपको स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एनएसएआईडीज भी नहीं, आपको कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, और ये प्रोटीन्स ही आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दे सकते हैं। विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब नहीं भाई, सबसे बढ़िया काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम करते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जैसा एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ आपको नहीं मिलेगा, सीमित मात्रा में मात्र उसको प्रयोग करना चाहिए। अब प्रोटीन्स की बारी आती है तो ध्यान में रखना, हम लोग कहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं बड़े सुखी है यार, इनके डाइट में तो बहुत सारे प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स होने के कारण अभी इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। भाई एक ध्यान में रखना कि प्रोटीन्स की ज्यादती भी आपको डायबिटीज की तरफ लेकर जा रही है। ये फाइन ट्यूनिंग जो है ना, इसको समझते नहीं है डॉक्टर्स, इसलिए डायबिटीज का लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता। एक बहुत खतरनाक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड भी खतरनाक होता है, हाँ तभी तो बता रहे हैं आपको, उसकी जरूरत भी होती है लेकिन वो खतरनाक भी होता है। कैसे? जैसे हमने एंड्रोजेंस की बात की, एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरॉन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन जरूरी भी है लेकिन खतरनाक भी है। जब आप जिम विम जाते हैं ना, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आप सोचते साला एंड्रोजन इंजेक्शंस लिए जाए, टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस ले लो, बहुत सारे लोग हमने देखे। और टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस लेने के बाद इन लोगों को लगता है कि यार अब मसल्स रैपिडली बढ़, कुछ आवाज सुनाई दे रही थी या पूरा ही माइक बंद था? पूरा माइक बंद था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए बंद था जी। अभी फिर से सुन लीजिए इसको कि ठीक से हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है तो भात, बटाटा, साबूदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, गुड़, शहद, बेकरी के पदार्थ, दूध के पदार्थ, इन चीजों का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थ ज्यादा खाने के बाद इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो भाइयों स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स काम नहीं करते। ध्यान से सुनना, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए जरूरी होते हैं प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा बढ़िया आपको अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आपको मिलेगी प्रोटीन्स के जरिए, और इसलिए आपके डाइट के प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स केवल मसल बढ़ाने का काम नहीं करते, तो आपको टोटल आपकी हेल्थ इंप्रूव करने का भी काम करते हैं। और यहां पर आपको मुझे बताना है कि ये प्रोटीन्स 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 की बात जब करते हैं आप, तो आप आज भी विश्वास करिए, लेकिन एक बात को जरूर माइक बंद हो गया फिर से। माइक क्यों आप ही आप बंद हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। प्रोटीन्स जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में भी खाते, देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं और वो प्रोटीन्स आने के बाद वो
पेशेंट्स आने के बाद ये दिखता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे। फिर माइक बंद हो गया सर। थोड़ा दूरी रख लीजिएगा उससे, हाथ वगैरह के वाइब्रेशन से हाथ हो जाता पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कभी कभी थोड़ी सी दूरी रहेगी, सही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ प्रोटीन्स ज्यादा होने के बाद भी डायबिटीज हो जाता है, और इन प्रोटीन्स को अगर हम लोगों को समझना, कोई माइक बंद हुआ है। यहाँ पर फिर मैसेज से आ रहा है आवाज नहीं कि आ रही। कोई आकर माइक म्यूट करके जा रहा है। अभी देखते हैं, फिर से वो मैसेज आया तो कौन म्यूट कर रहा है बताते हैं आपको। जी, फिर से बात करते हैं हम लोग उसी बारे में कि जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो कुछ प्रोटीन्स भी उतने ही खतरनाक है, और उसका कारण है उसके अंदर के अमाइनो एसिड्स। और इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए आपको ये बता दूं कि कुछ प्रोटीन्स और कुछ अमाइनो एसिड्स भी खतरनाक है, और उनके कारण हम लोगों को डायबिटीज हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। और प्रोटीन्स के कारण डायबिटीज और पीसीओएस हो सकता है, ये विचार ही बहुत अलग है, गहन है, डिफिकल्ट है। लेकिन बात को ठीक से समझिए। अब प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें बताते हैं, उनको लिख जरूर लीजिए। छोटा सा क्लासिफिकेशन देते हैं, छोटी छोटी सी बातें बताते हैं, और इसको लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज वे प्रोटीन के पीछे पागल है। क्या है ये प्रोटीन्स? तो सबसे पहले समझ लीजिए, प्रोटीन दो प्रकार के हैं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन चार प्रकार के हैं: मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन, फिश प्रोटीन्स और फ्लैश प्रोटीन्स। चिकन, मटन, लैम, ये सब 57 मसूली आप हम सर आवाज नहीं आ रही, रिपीट कर सतावर दीजिए। सुनिए, 57 फिर से बंद हो गया। एक बार आप एग्जिट होकर फिर एंटर हो जाइए। नहीं, अलादीन 57 मसूली कोई है जो माइक? आईटी इंचार्ज डॉगफ्लिक्स प्लीज इसमें देखें कौन है 57, इनको एग्जिट किया जाए। 57 मसूली एग्जिट करो। म्यूट कर रहे हैं कंटिन्यूअस। क्या नाम है? 57 मसूली, मोस्टली 57 मोस्टली। हाँ शायद अभी वो, हाँ नहीं है अभी वो, अच्छा, लेकिन वो कंटिन्यूअस आकर माइक बंद कर दे रहे थे। गजब की बात है यार, लोग खेलते खेलते खेल कर जाते हैं। हम बात कर रहे थे मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन, फिश प्रोटीन और फ्लैश प्रोटीन की। और अभी यहां पर आपको बता दें कि चाहे अंडों में, फिश में, चिकन, मटन में कितना ही प्रोटीन मिलता हो, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत होती है आज भी मिल्क प्रोटीन की। और ये मिल्क प्रोटीन दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं तो या तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, किसी भी प्राणी का दूध हो। एक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऐसा है कि इसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, केसिन और वे।
अब वे पर बात कर रहे हैं यार, पूरी दुनिया वे के पीछे पागल है। ये डॉगफ्लिक्स आईटी इंचार्ज ये सतावर मुसली हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है देखिए, इनको हटाया जाए। वापस उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। हाँ, ये कौन है, इनको ज्वाइन, अब किसी को ज्वाइन ना होने दीजिए। डॉगफ्लिक्स प्लीज आईटी इंचार्ज, इनको किसी को भी एंट्री ना लीजिए, ब्लॉक कर दिए, कोई एंटर ना हो पाए। अब फिर ये आ गए, फिर चले गए। कोई बच्चा खेल है क्या है? कोई तो खेल कर रहा है सर, जो आकर बीच सतावर में। मुस्ली है, कोई यूनानियन है, ये यूनानियन है सतावर मुस्ली। अरे वो कोई भी हो, लेकिन इस तरह क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? अभी एग्जिट हो गया वो ग्रुप में से। नहीं, वो ग्रुप में एग्जिट हो गए, फिर एंटर ना लीजिए इनको। डॉगफ्लिक्स प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, किसी को एंट्री ना दीजिए आप। चलिए देखते हैं फिर। वापस से आते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया जिस वे प्रोटीन के पीछे पागल है, ये वे प्रोटीन क्या है और कैसे आता है, क्या इसका रोल है और किस तरह से वो काम करता है, इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मिल्क प्रोटीन जो है, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। 80% दूध के अंदर होता है केसिन, और अलादीन सर वो वापस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। सर किसी वायरस तो नहीं है कुछ? वायरस है सर वो, वायरस है सर वो। वायरस है, लेकिन वो माइक तो कंटिन्यूअस बंद कर देता है यार। ब्लॉक करेंगे सर वो, ब्लॉक करेंगे सर वो। वापस से ज्वाइन हो सकते हैं। ये आपके जो है एक बूंद दिन भर में सीरोटोनिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा लग रहा है। वापस से ब्लॉक कर गया मुझे। सर जो आपकी क्लास का जो मेन हेड है उससे बोलिए उसको ब्लॉक ही करते ना। अलादीन सर हमने बोल दिया आईटी इंचार्ज एक्टिव हो हाँ, गए। लेकिन वो उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हर 2 मिनट में आकर दूसरा एक काम करिए, फर्स्ट टाइम अल्ट्रा अल्ट्रा ये जो है। जी सुनिए, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, ये कंटिन्यूअस ब्लॉक कर जाता है, कौन है तो उसके कारण। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक बात को ठीक से सुनिए कि प्रोटीन 2 प्रकार के हैं। 80% हमारे दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो है केसिन, और डॉक्टर सरफराज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और 20% है वे प्रोटीन। केसिन जो है और वे प्रोटीन है, इसको अब शांति से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे प्रोटीन के बारे में कई सारे सवाल आपको दुनिया पूछती रहेगी, और इसको समझने के लिए आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि ये क्या करता है। केसिन है और वे प्रोटीन है, और ये केसिन जो है 80% है। अब ठीक से समझो, आपने गाय का दूध ला लिया,
उसको गर्म किया और गर्म करके उसके अंदर आपने विनेगर या लेमन जूस मिलाया और उसको बॉईल करने लगे, तो ये दूध फट गया। फटने के बाद उससे जो पनीर निकला वो है केसिन, और पनीर निकालने के बाद जो पानी दूध में से बचा उसको कहते हैं वे वाटर। अब ये जो पानी है इसके अंदर है वे प्रोटीन, और जो आपका पनीर निकल कर आया इसके अंदर है केसिन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। 80% तो पनीर निकल कर आया और 20% बचा हुआ है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं केसिन। अब ये जो केसिन है यानी पनीर है और वे प्रोटीन है, तो ठीक से समझिए 3 चीजें हैं इस दूध के अंदर। एक तो है आपका मेन केसिन यानी कि पनीर, वे प्रोटीन। आवाज नहीं आ रही अभी? आ रही है कंटिन्यू। अरे माइक ऑन है। तो केसिन के केसिन यानी कि पनीर है, पनीर के अंदर केसिन है, और जो पानी बचा हुआ है उस पानी के अंदर है वे प्रोटीन और लैक्टोज, अब क्या खाना? कुछ फैट्स। शाम 5-4 बजे तो 3 बजे तो खाना खाया आपका थोड़ा सा अरे सरफराज को ले तुम्हारा कौन है? अलादीन सर, पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया सर। कुछ समय के लिए अगर सबके माइक बंद कर दिए जाए, बस मेरा माइक शुरू रखा जाए। हमारे यस सर, सब क्लोज करो। हम लोगों को अगर आप मुझे एडमिन बना सकते हैं उसमें, एडमिन तो बना दीजिए, एडमिन हो जाएगा। वो काम हो सकता है। मुझे अगर एडमिन में ऐड कर दिया जाए तो आई कैन कंट्रोल द माइक। सबके बंद कर देता हूं, फिर जब सवाल शुरू होंगे तब उसको वापस शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, ये सही है सर, ये सही है। हाँ, डॉगफ्लिक्स देखिए, वो सबके सर को एडमिन बना दीजिए। ओके सर, चेक कर रहे हैं। बात सुनिए, पनीर और वे की जब बात होती है तो 80% पनीर है और 20% है आपका वे प्रोटीन। और अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, वे प्रोटीन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। एक तो है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन और दूसरा है अल्फा लैक्टा अल्ब्यूमिन। वे के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक बीटा लैक्टोग्लोबुलिन और अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। तो एक अल्ब्यूमिन है, एक ग्लोबुलिन है। अब ठीक से समझना क्यों वे देते हैं भाई। चिकन है, फिश है, अंडे हैं, बीफ है, इन सब चीजों को, प्रोटीन के सोर्स को छोड़ दिया और लोग वो वे प्रोटीन के पीछे भागने लगे। कारण ये है कि आप जिम में चले गए, व्यायाम कर लिया, और जब आपने मसल ब्रेकडाउन कर दिया, अब इस मसल को वापस बिल्ड करने की बात हो रही है, तो जरूरत है आपके शरीर को बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स की, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन की, अल्फा लैक्टा अल्ब्यूमिन की, और ये दोनों चीजें फास्ट अमाइनो एसिड्स रिलीज करते हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक से समझना, ये एक बात लिख कर जरूर रखना कि दुनिया का सबसे इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन कुछ है तो वे प्रोटीन है। हर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट प्रोटीन्स देकर काम नहीं होगा। उसको एनर्जी का सोर्स देने के लिए मां के दूध में ऐसे प्रोटीन्स होने चाहिए जो इजीली अमाइनो एसिड्स अवेलेबल करे और उससे मसल्स बढ़े और उस बच्चे की ग्रोथ हो। इस दृष्टि से विचार करने के बाद
आप महसूस करोगे कि अरे गजब का काम हो रहा है। ये अमाइनो एसिड्स वे प्रोटीन खाने के बाद रैपिडली मिल जाते हैं। आप जिम गए, मसल ब्रेकडाउन करा, और मसल रीबिल्ड करने के लिए जब आपको बहुत सारे अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो आपने एक्सरसाइज के बाद वे प्रोटीन एक स्कूप भर के, यानी 30 ग्राम वे प्रोटीन अगर खा लिया तो तकरीबन 24-25 ग्राम प्रोटीन आपको वे प्रोटीन के जरिए मिला। और ये प्रोटीन मिलने के बाद आप एक बात को ठीक से समझिए कि ये रैपिडली डाइजेस्ट हुआ, इजीली अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हुए, फिर मसल ब्रेकडाउन जहां हुआ था वो रिपेयर फास्ट होने लगा, मसल बिल्ड होने लगे। और इसलिए वे प्रोटीन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन समझा जाता है, यंगस्टर्स के लिए, जिम गोइंग पर्सन्स के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए। तो क्या वे प्रोटीन लेने से कुछ समस्याएं भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है? अरे कोई भी चीज एक्सेस जब आप लेते हो तो जरूर समस्याओं को आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन वैसे अगर आप सोचते हो तो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वे प्रोटीन की जब बात करते हैं तो ध्यान से सुनना कि वे प्रोटीन केवल दूध के अंदर होता है, किसी भी प्लांट में, किसी भी सत्तू में, किसी भी प्रकार के प्लांट प्रोटीन्स के अंदर वे प्रोटीन नहीं हो सकता। वे प्रोटीन होता है केवल गाय के दूध के अंदर, और गाय के, भैंस के सभी दूध के अंदर वे प्रोटीन है। और ये वे प्रोटीन इजीएस्ट कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। आपने पिया, डाइजेस्ट हुआ, अमाइनो एसिड्स रिलीज हुए, रैपिडली मसल बिल्डिंग हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ, और आपके शरीर को फायदा हुआ। इसके अगेंस्ट जब आप केसिन की बात करते, पनीर की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना, दूध के अंदर 80% तो केसिन है, पनीर वाला प्रोटीन है, लेकिन ये डाइजेस्ट उतने आसानी से नहीं होता है। देखिए ना, हल्की चीजें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, उसमें भात, बटाटा, साबूदाना, शक्कर, पोहा, मुरमुरा, मरीज को देते हैं ना, हल्का है पाचन के लिए बोलते हैं। तो एक बात सभी डॉक्टर लोगों ने ध्यान से सुननी चाहिए कि यार, जिस तरह से आप प्रोटीन्स खाने के बाद आप सोचते हैं कि ये हजम करने में मुश्किल है, पनीर हैवी है, चिकन हैवी है, अंडे हैवी है, मटन तो और भी ज्यादा हैवी है। आप चने खाओ तो पाचन के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि प्रोटीन्स है, लेकिन चावल खाओ या हल्का हल्का सा पोहा, मुरमुरा खा लो, बहुत हल्का है पाचन के लिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स कम है। और फिर हम बोलते हैं कि जब कोई बीमार हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दिया जाए, जो पाचन में डिफिकल्ट है, ऐसे डिफिकल्ट हजम करने में जिन लोगों को डिफिकल्टी होती है, वहां प्रोटीन्स न दिए जाए, मरीजों को न दिए जाए। लेकिन इस बात को अमेंड जरूर करिए कि जब कोई मरीज होता है, जब उसको रेडी एनर्जी की जरूरत होती है और बीमारी जल्दी उठाना है, तो वे प्रोटीन दीजिए। न तो पनीर काम करेगा, न तो अंडे काम करेंगे, न तो चिकन मटन काम करेगा, न ही आपके चिक प्रोटीन्स काम करेंगे, पी प्रोटीन्स काम करेंगे। भाई सबसे बढ़िया, अगर पेशेंट को आपको रिजल्ट्स देने हैं तो वे प्रोटीन देना पड़ेगा। लेकिन केवल वे प्रोटीन भी काम नहीं करेगा, कुछ कॉम्बिनेशंस पर हम बात जरूर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक बात को ठीक से समझ लीजिए कि भाई, जब वे प्रोटीन है तो आपने एक स्कूप भर के वे प्रोटीन पानी में घोल दिया और पेशेंट को पिला दिया। आपके पास जेरियाट्रिक पेशेंट्स है जो उठना जिनके लिए मुश्किल हो गया है, बेड रिडन है, या फिर बैठते हैं तो उठने में तकलीफ है, मसल्स में जोर नहीं है, इन सब
हालातों में अगर कुछ देना चाहिए तो सबसे बड़ा आधार आपके ट्रीटमेंट का हो सकता है वे प्रोटीन। कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, टीबी की ट्रीटमेंट चल रही है, पेशेंट एकदम खराब कंडीशन में है, उसको एनर्जी की जरूरत है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से दी हुई एनर्जी उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। तो भाइयों सबसे बड़ी बात समझ लेना कि जब इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल करना है, एनर्जी भी देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करना है, हेवी प्रोटीन्स को भी नहीं देना है, तो हमारे पास सर्वोत्तम पर्याय होता है वे प्रोटीन का। और इस वे प्रोटीन को दुनिया नवाजती है उसी कारण से कि वे प्रोटीन जो है ये बहुत बढ़िया एनर्जी का तो स्रोत है, साथ में बहुत ही बढ़िया अमाइनो एसिड्स का स्रोत है। और ये बहुत बढ़िया अमाइनो एसिड्स का स्रोत होने के कारण और खाते ही इमीडिएट अमाइनो एसिड्स रिलीज करता है, इसलिए वे प्रोटीन इंपॉर्टेंस लिए हुए है। पनीर खाओगे, अंडा खाओगे, देखिए अब कैटेगरी को ठीक से समझिए। हाँ, मिल्क, फिश, एग, फ्लैश, सीक्वेंस कैसा है? सबसे आसानी में बेहतरीन है मिल्क प्रोटीन्स, 2 नंबर पर आती है फिश, 3 नंबर पर आते हैं अंडे और 4 नंबर पर आता है गोश्त यानी कि फ्लैश, चिकन, मटन, लैम, पोर्क, बीफ, ये सब चीजें जो है ये 4 नंबर पर जाती है सबसे डिफिकल्ट डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद अंडे, उसके बाद फिश, उसके बाद मिल्क प्रोटीन्स। सबसे आसान, सबसे बेहतरीन हजम करने के लिए सर्वोत्तम अगर कुछ है दुनिया में तो मिल्क प्रोटीन। और ये मिल्क प्रोटीन केसिन और वे प्रोटीन है। केसिन यानी पनीर से धीरे धीरे अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं, वे प्रोटीन से रैपिडली अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं। और यहां पर आपको एक बात बता दे कि वे प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। इस बारे में कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको ठीक से समझिए कि वे प्रोटीन का खेल अगर आपको समझना है तो आपको तीनों प्रकारों को समझना पड़ेगा। इस वे प्रोटीन के 3 प्रकार हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। आई रिपीट, लिख लीजिए, पहला कॉन्सेंट्रेट, दूसरा आइसोलेट और तीसरा हाइड्रोलाइसेट। अब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या है? तो भाई आपके दूध में से पनीर निकाल दिया और बचा हुआ जो वे वाटर था उसमें से प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट करते चले गए, लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान इसके अंदर काफी सारा लैक्टोज भी आ गया और उसके साथ में काफी सारे फैट्स भी आ गए। ठीक से समझना, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अंदर दुनिया कई बार मिल्क पाउडर को मिला देती है और मिल्क पाउडर मिलाने के कारण आप ये वे प्रोटीन सस्ता तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा लैक्टोज भी आ जाता है, केसिन भी आ जाता है और आपको योग्य प्रकार का वे प्रोटीन नहीं मिल पाता। आइसोलेट की जब बात करते हैं तो समझिए कि इस कॉन्सेंट्रेट को प्यूरिफाई कर दिया, इसमें से लैक्टोज निकाल दिया, इसमें से फैट्स निकाल दिए और जब 90% के ऊपर प्योर वाला वे प्रोटीन आ गया तो उसको कह दिया वे प्रोटीन आइसोलेट। लेकिन सभी डॉक्टर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना कि वे प्रोटीन में सर्वोत्तम अगर कुछ है तो हाइड्रोलाइसेट है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड वे प्रोटीन है। और जितने आपके खतरनाक कंडीशन के डिसेबल्ड पेशेंट्स होंगे उनको अगर एनर्जी के स्रोत के रूप में आपको जबरदस्त रिजल्ट्स देने हैं तो या तो आइसोलेट पे जाइए, लेकिन आइसोलेट से भी ज्यादा हम कहेंगे हाइड्रोलाइसेट दीजिए, आप देखेंगे बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स इनके।
जो काम वे प्रोटीन्स कर सकते हैं। देखिए, मरीजों को देने के बाद या पीसीओएस के पेशेंट्स में देने के बाद या डायबिटिक पेशेंट्स में देने के बाद, चाहे अंडा, फिश, चिकन, मटन, इन सब चीजों को डाइजेस्ट होने में समय लगेगा और समय के बाद में ये डाइजेस्ट होंगे। आपके शरीर में इनमें से अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जब आप वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट देंगे तो रैपिड अमीनो एसिड का सोर्स मिलेगा और रैपिड अमीनो एसिड सोर्स के कारण इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपके शरीर के अंदर का मसल मास बढ़ने लगेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और उसी के साथ में आपके शरीर में एनर्जी पैदा होने लगेगी। जितने सारी समस्याएं ना छोटी छोटी कि आप बेड से भी उठना मुश्किल हो चुका है, भाइयों कुछ मत करना, ऐसे पेशेंट्स को वे प्रोटीन जरूर दे देना। लेकिन वे प्रोटीन जब देते हैं तो वे प्रोटीन के भी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इतने सारे सवाल वे प्रोटीन के बारे में पैदा हो जाते हैं क्योंकि दुनिया वे प्रोटीन के पीछे पागल है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर दुनिया में कुछ बिकता है तो वो वे प्रोटीन है और ये वे प्रोटीन इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज के मरीज मसल मास बढ़ाने के लिए जो जिम में जा रहे हैं, ताकत बढ़ाने के लिए काम करें, उनको केवल मटन, चिकन, फिश खाकर काम नहीं होगा, वे प्रोटीन लेंगे तो ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा क्योंकि इतने फ्रीली अमीनो एसिड्स और किसी प्रोटीन से उपलब्ध ही नहीं हो पाते। कितना लेंगे वे प्रोटीन? ध्यान से सुनना, जब हम बात कहते हैं कि वे प्रोटीन जब आप लेना चाहते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वे प्रोटीन दोपहर के समय में लीजिए। वे प्रोटीन सवेरे भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली वर्कआउट करने के बाद वे प्रोटीन लो तो ज्यादा फायदा है। मरीजों को वे प्रोटीन दो तो ज्यादा फायदा है। कब देना है, कितना देना है, ध्यान से सुनिए। अभी दिन में साधारण हर व्यक्ति को भाई 140 करोड़ की भारतीय जनता है, ये 140 करोड़ जनता ने रोज 30 ग्राम वे प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े ही ना हो, सालों तक अपनी जवानी बरकरार रहे, तो बात ध्यान से सुनना कि आपने वे प्रोटीन अगर रेगुलर खाना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी का पूरा अरसा बदल गया, बढ़ गया। इस बात को मत भूलना। रोज कितना खाना है? तो आपका जितना वजन हो, अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन दिन में खाएंगे। टोटल प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। केवल आप बहुत ध्यान से सुनना, नोटबुक लेकर अब जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको लिख जरूर लेना कि जब प्रोटीन की बात होती है तो नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करता, बैठा काम है, डॉक्टर है, तो उसको जरूरत होती है उसके बॉडी वेट के 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप 25 किलो के हैं तो 25 ग्राम, 70 किलो के हैं तो दिन भर में 70 ग्राम लगेगा, 80 किलो के हैं तो दिन भर में 80 ग्राम लगेगा, 100 किलो के हैं तो भाई आपको 100 ग्राम प्रोटीन लगेगा। एक रफ अंदाज बांध लीजिए, हर डॉक्टर के टेबल पर यह लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना प्रोटीन है। नेचर ने जब किसी भी चीज को बनाया तो उसके अंदर प्रोटीन उसने सीमित कर दिए और इसलिए ध्यान से सुनिए, 3 अंडों में 18 ग्राम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो 18 ग्राम 18 ग्राम प्रोटीन 3 अंडों में है, 100 ग्राम पनीर में है, 100 ग्राम चिकन में है, 100 ग्राम फिश में है और 100 ग्राम मटन में है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस बदलेंगे भाई, लेकिन ध्यान से सुनना कि 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम फिश, 100 ग्राम मटन,
ये नॉन वेजिटेरियन, अलग अलग प्राणियों में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 1-2 ग्राम का, लेकिन नेचर चीजों को बदलता नहीं है। सब जगह पर आप देखोगे कि अराउंड 100 ग्राम ये नॉनवेज या 3 अंडों के अंदर आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब सोच लीजिए आपका वजन, एक नॉर्मल ही आप इंसान है और आपका वजन है 75 ग्राम, तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन भर में। आपने 100 ग्राम चिकन खाया, 100 ग्राम फिश खाई और 100 ग्राम आपने पनीर खा लिया या 3 अंडे खा लिए, तो भी आप सोचिए कि आपके पेट में केवल 55 ग्राम प्रोटीन गए। ध्यान से सुनना, 3 अंडे, 100 ग्राम पनीर और 100 ग्राम या तो चिकन, फिश या मटन, इतना तीनों चीजें 100-100 ग्राम खाने के बाद आपके शरीर में केवल गए हैं 54 ग्राम प्रोटीन्स। लेकिन जब आपने 30 ग्राम वे प्रोटीन का एक स्कूप ले लिया तो आपके शरीर में चले गए 24 ग्राम प्रोटीन्स। आपका दिन का कोटा खत्म हो गया। अब जब प्रोटीन्स की बात होती है, आज के क्लास में काफी सारी गड़बड़ी जरूर थी, डिस्टर्बेंसेस बहुत थे, लेकिन ये प्रोटीन्स के बारे में जो आपको बात बतानी थी उसमें बहुत सारी आज समस्याएं भी आई। लेकिन इस बात को ठीक से समझना कि एक 75 किलो का साधारण व्यक्ति अगर है तो उसको दिन भर में 75 ग्राम प्रोटीन्स लग रहे हैं, 75 ग्राम प्रोटीन लग रहे हैं। ये 75 ग्राम प्रोटीन्स अगर आपको लगते हैं और आप एक्सरसाइज हेवी शुरू कर देते हैं तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लगेगी। लेकिन अगर आप मसल्स बढ़ाने के लिए 18 से 20 अंडे, किलो भर चिकन, साथ में वे प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन्स का अतिरेक अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, इस अतिरेक के कारण क्या होगा तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम होगा, आपके मेटाबॉलिज्म में अंतर आने लगेगा और साथ ही में आपके कुल मिलाकर शरीर का मेटाबॉलिज्म बदलने लगेगा। आपको प्रोटीन खाकर भी डायबिटीज हो सकेगा और आपके घुटनों में यूरिक एसिड जमा होने लगेगा, साथ में आपकी किडनीज खत्म होने लगेगी। प्रोटीन 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 की जब बात करते हैं तो भाइयों समझ लेना कि प्रोटीन अच्छा है या बुरा, इस विषय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। अलादीन सर, यस 11:10 हो चुके और क्या माइक खोल दिया हमने? नहीं, 10 मिनट और बढ़ा दी। 10 मिनट बोले ना, बिल्कुल एकदम मस्त। तभी वो टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि आप डिस्टर्बेंसेस आज बहुत थे। रात अपनी है, 77-80 लोग माशाल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में फ्लैग लहराएंगे। जी जी जी। तो भाइयों एक 10 मिनट मुझे दीजिए, बहुत सुंदर प्रोटीन का भाग है जो हम आपको बताते हैं और उससे हमारे नॉलेज और हमारे पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक से सुनिए कि आपको टोटल जरूरत होती है 1 ग्राम प्रोटीन की, और जब आप उससे ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपके किडनीज पर लोड है, आपके जॉइंट्स पर लोड है, आपके शरीर का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, और इन सब चीजों के साथ और एक बात समझ लीजिए कि आपको प्रोटीन्स खाकर भी डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है। ये कहां से आ गया भाई अलग से? अब तक तो हम सोचते थे कि प्रोटीन खाए प्रोटीन खाए प्रोटीन खाए तो डायबिटीज नहीं हुआ, प्रोटीन खाए तो डायबिटीज कम होने लगा। इधर तो बात ही अलग हो रही है कि जितना प्रोटीन खाए और प्रोटीन खाने के बावजूद डायबिटीज हो रहा है। ये क्या चक्कर है, इसको अभी हम आपको ठीक से समझाना चाहते हैं। और इसलिए ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे प्रोटीन क्यों करता है दुनिया, क्यों चिकन नहीं, क्यों मटन नहीं। तो बात ध्यान से सुनिए, क्या प्रोटीन अच्छे हैं या बुरे हैं? प्रोटीन अच्छे हैं।
अरे लेकिन वो आपकी किडनी खराब करते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, आपके जॉइंट्स को खराब कर देते हैं, आपके शरीर में जॉइंट्स के अंदर जकड़न शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है, आप कौन से प्रोटीन खाते हैं इस पर इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज हमको आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तजुर्बे वाली बात बतानी है वो है होमोसिस्टिन। और आपको आज तो होमोसिस्टिन नहीं सिखाता हूं, क्योंकि होमोसिस्टिन सीखने के लिए पूरा घंटा चाहिए होमोसिस्टिन का मेटाबॉलिज्म समझने के लिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान से सुनना कि होमोसिस्टिन बढ़ जाता है तो यार बहुत सारी समस्याएं हैं। आप ब्लड मार्कर्स में चेक करते हैं ना, होमोसिस्टिन लेवल चेक करते हैं, क्यों? तो होमोसिस्टिन जब बढ़ जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज के चांसेस है, हार्ट अटैक हो सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी बुद्धि कम हो जाना, पढ़ने पर भी ध्यान में न रहना, डिमेंशिया, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, शरीर में ब्लड क्लॉट्स, बीपी बढ़ जाना, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब चीजें होने लगती है होमोसिस्टिन बढ़ने के कारण। और ये होमोसिस्टिन आपका बढ़ता है कुछ प्रकार के प्रोटीन्स ज्यादा खाने के बाद। अब दुनिया पूरे प्रोटीन्स को नवाजती है तो प्रोटीन्स को ही गालियां देती है, यार प्रोटीन्स बहुत खाने लगे, जिम जाने लगे तो वे प्रोटीन लेने लगे, बोले इनके यूरिक एसिड बढ़ गया, इनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट्स में जमा होने लगे, जॉइंट्स खराब होने लगे, वहां किडनी पर लोड आ गया, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ गए। भाई वे प्रोटीन से नहीं हुआ रे, बाकी क्या खा रहे उसको समझना। और बाकी जब 12-12 अंडे खा रहे हैं ना आप जिम में जाने के बाद, तो ये 12 अंडे खाने वाले जितने लोग हैं, आप देखोगे, एक बात ध्यान से मेरी सुनना, कि पहलवानों की लाइफ कब होती है। जो बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट करके हेवी मसल्स बनाते हैं ना, इनमें दो चीजें ध्यान से सुनना, एक तो इनको बच्चे नहीं होते, क्योंकि हेवी मसल्स बनाने के लिए जितना एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाया जाता है वो इतना बढ़ाया जाता है कि उसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस ब्लॉक हो जाता है, तो स्पर्म्स नहीं बनते, जिंदा स्पर्म्स वो सीमन के अंदर प्रॉपर स्पर्म्स नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं हो सकते। दूसरी बात, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाती है और होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने के बाद स्ट्रोक आकर, हार्ट अटैक आकर मर जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि कई सारे पहलवान, कुछ पहलवान जी लेते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पहलवानों की आयु इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उनका होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है, वे प्रोटीन से नहीं बढ़ता है। भाई अंडे, मटन, फिश, ये 3 चीजें इसको बढ़ाती है। प्रोटीन्स क्यों खाने हैं? और वे प्रोटीन पर पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट दुनिया भर के देशों की इसलिए ध्यान देती है कि भाई इस वे प्रोटीन को दूसरा कोई पर्याय ही नहीं है। जितना ये वे प्रोटीन क्या क्या कर सकता है, तो ध्यान से सुनना कि वे प्रोटीन लेते ही इसका एब्सॉर्प्शन रैपिडली होता है, हमारे शरीर के अंदर का अमाइनो एसिड लेवल रैपिडली बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरा, वे प्रोटीन को फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग यानी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, जो आपके पोल्यूशन, फ्री रेडिकल्स, हेवी मेटल्स, पॉइजन्स, के टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, इन सब चीजों से बचाने का काम वे प्रोटीन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनना, वे आता है दूध से, और दूध माँ बनाती है उसके ब्रेस्ट के अंदर उसके बच्चों को बेहतरीन जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए। और इन वे प्रोटीन्स के अंदर होते हैं कुछ बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। अब केमिस्ट्री का पोर्शन है, इंटरेस्ट से ज्यादा इसको लिखना और समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर होते हैं
बायो एक्टिव पेप्टाइड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देते हैं। आपने सुना ना सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली, इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो बोले वजन बढ़ा। अरे इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो वजन बढ़ा, तो दिया क्या रे? वे प्रोटीन दिया, क्योंकि वे प्रोटीन देने के बाद शरीर का इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है, और इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद वजन कम होने लगता है। बायोएक्टिव पेप्टाइड्स है इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देते हैं। और आप ध्यान से सुनना, साइटोकिन्स, IL-1 बीटा और TNF को कम कर डालने का काम ये बायोएक्टिव पेप्टाइड्स करते हैं। अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स है तो भाई, जॉइंट पेन की बात हो रही थी ना, जॉइंट पेन पर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पर एक अलग नजरिया हम कभी आपको देंगे, क्योंकि जॉइंट पेन पर ध्यान से सुनना, एलोपैथी में कुछ नहीं है। जॉइंट पेन के लिए यूनानी ही काम कर सकता है, और यूनानी के साथ में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हो। हमको बहुत आनंद इसलिए है कि आप यूनानी डॉक्टर्स से जुड़ने के बाद हम लोगों को ये जो साइंस है ये रिवील करके आप तक लाने में आनंद इसलिए है कि कुछ यूनानी की सिस्टम्स इतनी सुंदर है, आयुर्वेद की सिस्टम्स इतनी सुंदर है कि उसके जरिए ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ में अगर कुछ बहुत इफेक्टिव हो सकता है तो वे प्रोटीन हो सकता है। और इसलिए जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है शरीर के अंदर, जॉइंट्स के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कराने के लिए रेगुलर डाइट में 1 महीने के लिए आप वे प्रोटीन दीजिए, तो आप महसूस करोगे ट्रिमेंडस डिफरेंस इनके शरीर में आने लगता है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात बता दे, आपके शरीर के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनकी वजह से आपके शरीर में क्रोनिक सालों तक इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहता है, ये सालों तक इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहने के बाद जो मोटापा आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, PCOS हो जाता है, इसको रोकने का, कम करने का काम वे प्रोटीन्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान से सुनना कि इडली का आटा जब आप बनाते हैं, चावल और उड़द की दाल मिलाकर उसको फर्मेंट करने रखते हैं, उसके अंदर अगर आप वे प्रोटीन डाल दें, ये फर्मेंटेड वे प्रोटीन आपके शरीर के लिए पूरी संजीवनी हो सकता है। अरे वो मोल्स और यीस्ट के जो डेवलपमेंट होते हैं, उड़द के दाल के ऊपर एक बैक्टीरिया है जिसके कारण फर्मेंटेशन होता है और इडली और डोसे का आटा तैयार होता है। सभी डॉक्टर लोगों ध्यान से सुनना कि जब आपको अच्छे क्वालिटी का डोसा और इडली बनानी होती है, आपको खाना नहीं सिखा रहा हूं, साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि उड़द की दाल को धोना मत ज्यादा है, बस एक बार पानी से निकाल कर उसको डायरेक्ट डाल दो, और जिस पानी में आपने उड़द की दाल भिगोई है उसी पानी के साथ इसको ग्राइंड करो, तो आप देखोगे कि उड़द की दाल के ऊपर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फर्मेंटेशन को बढ़ाने का काम करता है, बहुत हेल्दी गैस्ट्रिक फ्लोरा देने का, आपका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको बिल्ड करने का काम ये बैक्टीरिया कर सकते हैं। और इसीलिए उड़द की दाल को नहीं धोते, और उड़द की दाल 1 भाग और 2 भाग चावल ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लेकर भिगोकर उसको पीस कर उड़द की दाल वाला पानी जरूर उसमें डालना, और इसको डालने के बाद उसमें आप 2 स्कूप वे प्रोटीन मिला देना, और मिलाकर इसको रख देना रात भर के लिए। दूसरे दिन जब ये पूरा फर्मेंट हो जाए तो इसके अंदर का वे प्रोटीन भी फर्मेंट होने लगता है, और फर्मेंटेड वे प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिसीज्ड पेशेंट्स, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट्स, इंक्लूडिंग your disabled patients, geriatric patients and all other disabled patients. इसके साथ में एक बात ध्यान से सुनना कि वे प्रोटीन लेने के बाद आपके शरीर में, आप हंसोगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, वे प्रोटीन लेने से आपके शरीर के अंदर ग्लूटाथियोन बनने लगता है। वे प्रोटीन लेने वाले लोग गोरे होने लगते हैं, क्योंकि
वे प्रोटीन में काफी सारा सिस्टीन है। सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड एन एसिटाइल सिस्टीन में कन्वर्ट होता है और एन एसिटाइल सिस्टीन से बनता है ग्लूटाथियोन। और इसीलिए जब आप वे प्रोटीन लेते हैं तो नेचुरली आपके शरीर के अंदर का ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ने लगता है। वे प्रोटीन में कुछ बायोएक्टिव पेप्टाइड्स के साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो आपके शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और एक बात अब इस वे प्रोटीन के बारे में, जब वे प्रोटीन लेते हैं तो यार मरीज मरीज की तरह, जिम में जाने वाले बच्चे भी है तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं। फाइनली तो प्रोटीन है, रोज आप प्रोटीन ले रहे हो। आपने देखा होगा कि जितने सारे वे प्रोटीन्स बनते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिला दिए जाते हैं। भाई फिर से गलती क्या करे मालूम? आप कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट नहीं ले रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। और जब आप आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेट में जो प्रॉब्लम आया वो नहीं आता है। आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वे प्रोटीन से मिलने वाले प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। एक बात और ध्यान से सुनना कि जब वे प्रोटीन की बात होती है तो पूरे दुनिया में एकमात्र राहुल फाटे ही ऐसा नाम है जिसने रिसर्च करते हुए वे प्रोटीन के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिला है। अब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिला हुआ वे प्रोटीन पूरे दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। केवल और केवल राहुल फाटे का ये रिसर्च था जहां पर हम बोलते थे कि वे प्रोटीन के साथ में आप अगर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो जो आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा तैयार होगा वो इस तरह से विकसित होने लगेगा कि आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ इतने बढ़िया मिलेंगे इन अमाइनो एसिड्स के साथ कि आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपके शरीर के अंदर का इरिटेशन कम होगा, साइटोकिन्स, IL-1 बीटा और TNF फैक्टर जैसी चीजें कम होने लगेगी। आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कम होने के साथ आपका वजन कम होने लगेगा, आपके शरीर में इंप्रूवमेंट दिखेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगा और साथ में आपका शरीर का रोग प्रतिकार जो शक्ति है आपकी वो भी बढ़ जाएगी। इन सब चीजों तब पॉसिबल है जब वे प्रोटीन के साथ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दिए जाए। और ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मिला हुआ वे अगर आप इडली के बैटर में डाल के उसको फर्मेंट कर देंगे और फर्मेंट करके अगर आप इसको खाएंगे तो आपके मरीजों को जो जबरदस्त एक्शन, अरे सभी प्रकार के तकलीफों से, वीकनेस से अगर आपको निकलना है तो टॉनिक 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 दे दे कर क्या दोगे रे? सबसे बेहतरीन तो होगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक मिला हुआ वे प्रोटीन। एक स्कूप बस रोज देना, आधा स्कूप सवेरे आधा स्कूप शाम को, और 2 बार वे प्रोटीन देने के बाद 1 महीने में घर के अंदर हमारी अगर बूढ़ी नानी दादी है जिससे उठना मुश्किल हो गया, करा रही है बेड पर, उसको आप महीने भर दीजिए, आप महीने भर में नोटिस करोगे कि ये बुढ़िया भी चलने लगी है। ये थी वे प्रोटीन की खासियत। और वे प्रोटीन जब आप अलग अलग चीजों के साथ मिश्रण में लेते हैं तो अमाइनो एसिड का फ्लो सीक्वेंस बदल जाता है और उसके बाद आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। भाई इन प्रोटीन्स को समझते हुए कौन से प्रोटीन्स खाने के बाद डायबिटीज हो सकता है, कौन से प्रोटीन्स खाने के बाद हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कौन से प्रोटीन्स खाने के बाद आपकी किडनी लीवर खराब होगा, कौन से प्रोटीन्स खाने से आपकी बुद्धि कम होने लगेगी, इन सब बातों पर अगर बात करनी है तो आज तो यार रात के
11:30 बजने को आ गए, मुझे तो बात करने छोड़ दो साइंस पर, तो मैं बात ही करते रहूं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आज हमको रुकना पड़ेगा। अगले बार तो जो जिस बात पर हम आपसे बात करने वाले हैं, शायद ही दुनिया में कोई इस विषय पर बात कर पाया हो कि कौन से प्रोटीन्स खतरनाक है, उनको खाने के बाद क्या होता है, और कौन से प्रोटीन्स खाने के बाद आपके शरीर में इतनी सारी समस्याएं शुरू हो सकती है। प्रोटीन्स का चयन कैसे करें, और उसके जरिए पीसीओएस, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इन सारी समस्याओं से छुटकर हम बाहर निकले। इस चीज को लेकर अगले बुधवार को वापस मिलते हैं रात 10 बजे। अलादीन सर या आप में से किसी को सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, माइक खोल दिए हमने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वे प्रोटीन लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट्स में दे सकते हैं? जी, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं देना चाहिए जब आप लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स को दे रहे हैं, या तो आइसोलेट दीजिए या हाइड्रोलाइसेट दीजिए। ओके सर, थैंक यू जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने कहा कि अभी जैसे वे प्रोटीन को अगर फर्मेंटेट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी जी जी। क्या मतलब जैसे अब डोसा बनाएंगे तो फर्मेंटेशन में क्या हम नॉर्मली इसको फर्मेंट कर सकते हैं वाटर में डाल के? बस या नॉर्मल डोसे के आटे में भिगो दीजिए और रख दीजिए रात भर। नहीं, ये तो सर रोज नहीं कर सकते ना फर्मेंटेशन, तो डोसा तो रोज नहीं बनेगा, जैसे मतलब नॉर्मली फर्मेंटेशन करने हाँ, की। हाँ। नहीं, बाकी वे को फर्मेंट करने के लिए आपको यीस्ट मोल्ड डालने पड़ेंगे उसमें। अच्छा, मतलब नॉर्मली इसको उसकी इसको डालना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। और सर ये जो है हर्बल लाइफ का आजकल जो चल रहा है ना, प्रोटीन पाउडर्स, तो अरे इसमें एक बार ये साइंस फातिमा मैडम आप समझ लोगे तो वो हर्बल लाइफ का नाम ही नहीं निकालोगे, क्योंकि उसमें तो सब आखिरकार मिलावट की बात बोले तो उनका जो साइंस है वो उनका साइंस है। ऐसा भी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट खराब है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप ये पूरे प्रोटीन्स का साइंस समझ लोगे ना, अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा ये, तब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन से प्रोटीन्स हमने सिलेक्ट करने हैं, कितने प्रमाण में देने हैं, कैसे देने हैं, है ना? जी, वो लोग सिर्फ प्रोटीन ही बोलते हैं ना सर इसको, इसीलिए मैंने पूछा कि नहीं, प्रोटीन। जो उनमें कई सारे प्रोडक्ट्स है, जी, रेंज है उनकी पूरे प्रोडक्ट्स की, और वो सिस्टम ही अलग है। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, वो एक सिस्टम ही अलग है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब आप जेन्युइनली प्रोटीन कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपके अंदाज में। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, पीसीओडी पेशेंट को वे प्रोटीन डेली इसमें दे सकते हैं, डेली बेसिस पे? बिल्कुल देना चाहिए मैडम, देना ओके चाहिए। ओके, लेकिन थैंक यू क्या सर। होता है, देखिए, वे प्रोटीन फिर मार्केट में सस्ता भी मिलता है, लेकिन सस्ता वे प्रोटीन लो तो उसमें लैक्टोज बहुत होता है, तो फिर से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है। और अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन दो तो 3-3.5 रुपए किलो चला जाता है। जी उस पर भी करता हूँ, अगले बुधवार को हम उस पर भी बात करेंगे। जी सर। गुड इवनिंग सर। डायबिटीज गुड पेशेंट इवनिंग को नहीं भाई, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आप बोलिए। हाँ सर, बढ़िया है सर। अभी आपने बताया था वे प्रोटीन के साथ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन में जी आप जो जी। बना रहे हैं, हाँ। लेकिन सर हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है कर्ड दही, जिसके अंदर ऑलरेडी सर नहीं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का एक ही सोर्स। टाइप का है, नहीं भाई, एक ही जी टाइप के लैक्टोबैसिलाई है ना उसमें, जी जी। तो केवल लैक्टोबैसिलाई प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का पूरा काम नहीं कर पाते। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक करके जब यूज करते हैं तो कई सारी अलग अलग बैक्टीरिया की स्पीसीज है जी जो देने के बाद हमारा गट फ्लोरा ज्यादा इंप्रूव होता है। हाँ, तब तो बेटर है सर आपका फिर प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि वो एक चीप एक सोर्स है सर दही। ओल्ड एज के अंदर भी इजीली जो लोग जी लैक्टोज जी, इंटॉलरेंस रहते हैं वो ले सकते हैं। है तो जरूर, लेकिन जी देखिए, जी दही देने के बाद कई लोगों को उसमें केवल लैक्टोबैसिलाई है, बाकी नहीं है, तो उसके जी कारण कई लोगों को सर्दी जुकाम या उसके साथ में साइड इफेक्ट्स, ये चीजें भी हो जाती है ना, जी जी। क्योंकि एक ही टाइप का स्ट्रेन है उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई का।
ओके सर। जी जी। और कुछ? सर गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। सर। हम लोग जो फिश खाते हैं 100 ग्राम्स आपने बताया, या चिकन हाँ 100 ग्राम, तो कितना ग्राम उसमें प्रोटीन मिलता है? 100 ग्राम्स में कितना ग्राम देखिए, प्रोटीन 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम फिश, 100 ग्राम पनीर या 3 अंडों के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 18 ग्राम्स। यस सर। जी जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर किसी का अगर यूरिक एसिड ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है, तो हाँ ऐसी कंडीशन में सर प्रोटीन मतलब प्रोटीन का यूज मतलब सईद सर, देखिए एक बात ध्यान से सुनिए कि हम लोग चिकन, फिश, अंडे ये सब जब देते हैं और कुछ नट्स देते हैं, तो इनका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी सर। बीसीडबलए का प्रोपोर्शन जो है, अभी बीसीडबलए और बाकी अमाइनो एसिड्स पर हमने बात ही नहीं की, लेकिन ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स जब होते हैं तो उसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, आप देखेंगे कि प्लांट प्रोटीन्स अगर लाते हैं तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के कारण यहां पर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए पल्सेस और ये सब चीजें हम यूरिक एसिड बढ़ता है तो परहेज करा देते हैं, लेकिन इन लोगों को आपको प्रोटीन तो देना पड़ेगा जो किडनी पर प्रेशर बनाए बगैर आपके शरीर को सपोर्ट करे। और ऐसी अवस्था में 2 चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, एक तो वे प्रोटीन दिया जाए और सीमित अमाउंट में उनको कोलेजन दिया जाए। कोलेजन बहुत कम और वे प्रोटीन, तो इनका यूरिक एसिड 90% लोगों में इसका टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, ज्यादा यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। जी सर। है ना? जी जी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रोटीन का पोर्शन जो है। इसको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वी कैन डू मिराकल्स विद द प्रोटीन्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ सवाल आपके? सर ये कोलाजिन नेचुरल कोलाजिन लेना चाहिए या आर्टिफिशियल जो नहीं, नेचुरल आर्टिफिशियल कोई कोलेजन काम नहीं करता। कोलेजन पेप्टाइड्स लेने चाहिए। अगले लेक्चर्स में मुझे वे प्रोटीन और बैड प्रोटीन्स खत्म करने दीजिए, फिर कोलेजन लेता हूँ। ओके ओके, थैंक्स। हाँ, लेकिन 16 तारीख को मिलेंगे जरूर लखनऊ में। आप में से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत खूब उस दिन का प्रोग्राम होगा। सवेरे 9:30 से 7 बजे तक बढ़िया साइंटिफिक पूरी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी सीखते हैं। और कुछ सवाल? सर आज वे प्रोटीन, सर वे प्रोटीन का टेम्परामेंट क्या होगा सर? जैसा उसमें द्रव्य गुण क्या होगा, समझो आयुर्वेद में बोला जाए तो? वे प्रोटीन जो है ये ठंडा है और हाइड्रेटिंग ठंडा है। ये पित्त को कम करेगा, वात को थोड़ा सा बढ़ाएगा, है ना? सर जी 30 सर, ग्राम वे वे प्रोटीन के लिए कितना मिल्क की जरूरत होगी? हाँ जी, वापस बोलिए। 30 ग्राम जो वे प्रोटीन है उसके लिए कितनी मिल्क की जरूरत होगी? 1 मतलब 200 ml या 250 ml? नहीं, मिल्क में नहीं लेना चाहिए, वे प्रोटीन पानी में ही लेना चाहिए। सर तो उसको वे प्रोटीन कभी भी ठंडे पानी में मिलाकर लीजिए, तभी वो अच्छा है। दूध के साथ गलती से भी नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ लिया तो उसमें लैक्टोज का प्रोपोर्शन बहुत हो गया, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर दोबारा यूज कर सकते हैं अगर, मतलब एक टाइम बनाने के बाद दो टाइम 3 टाइम? नहीं नहीं, जब भी चाहिए तब फ्रेश बनाना चाहिए। अच्छा सर इनका बोलना ये है सर, कितना मिल्क लेंगे तो उसमें वे प्रोटीन मिलेगा? वे प्रोटीन, हाँ 100 ग्राम वे प्रोटीन के लिए एक्चुअली 30 से 40 लीटर दूध लगेगा। है ना? नाइस। अलादीन सर। सर
नींद आ रही? देर हो गई और बीच बीच में डिस्टरबेंसेस के कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो टॉपिक वो बहक जाता है। नहीं, डिस्टरबेंस होना जरूरी था, एक एक्सपीरियंस हो गया। ये मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट टीम को अब आपको एडमिन बना देंगे नेक्स्ट टाइम जी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हमें अलर्ट रहना है, कोई भी वायरस कहीं से भी अटैक कर सकता है। जी।